वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम पढ़ रहे हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज ईए। हमने इसका फॉर्मूला देखा था जब हमने डिस्कस किया था अरेनियस इक्वेशन, तो वहां से फॉर्मूला तो आ गया था, बट इसका कंसेप्चुअल यूज क्या है ध्यान से समझिए। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता। जनरली समझिए कि जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, क्या उन्हें हम बिना एनर्जी दिए कंबशन करवा सकते हैं? उन्हें थोड़ी ही एनर्जी की जरूरत होती है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स और इन एनी अदर फॉर्म, बट एनर्जी तो हमें देनी ही पड़ती है ना कंबस्टेबल सब्सटेंसेस को, जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं उनको भी। या फिर आप एक तरीके से एक एग्जाम्पल समझिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन होना है रूम टेम्परेचर पर, क्या होंगे वो नहीं होंगे। हमें उस केस में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो कि बहुत क्विकली कंबाइन हो जाते हैं, पर उन्हें भी कॉम्बिनेशन के लिए हमें एनर्जी देनी होगी। ये जो हम थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं किसी भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को ताकि वो अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दिस एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखिए ध्यान से समझिए, कभी भी हम रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि इनिशियली उनके पास कोई एनर्जी ही ना हो, वो अपनी कुछ एनर्जी लेके तो बैठते हैं। इट्स जस्ट लाइक एग्जाम्पल, आप एग्जाम में जाते हैं, भले ही टॉपिक टफ है, चैप्टर या सब्जेक्ट जो भी टफ है, ऐसा तो नहीं है ना पूरा किसी और के भरोसे जा रहे हैं। हम पढ़ के कुछ तो अपना पढ़ के जाएंगे ना। इन अ सिमिलर मैनर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका क्या हिसाब है, कुछ एनर्जी उनके पास होती है, उन्हें कुछ और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। ये पूरी कहानी आपको समझ में आती है, ये रेलेवेंट भी लगती है ना। तो उसी तरीके से समझिए, तो ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कंबशन के लिए हमें किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करना है, तो हमने जो थोड़ा सा फ्यूल उसमें ऐड कर दिया या फिर क्या दे दिया, फायर दे दी, तो उस कंबस्टेबल सब्सटेंस के लिए जो हमने वो फायर दी है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, बर्न करना शुरू कर देगा। दैट फायर इज नथिंग बट द एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन, द एक्सेस और एक्स्ट्रा बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which is given to the reacting molecule, which is given to the reacting molecules to perform केमिकल रिएक्शंस। अच्छा एक चीज ध्यान से समझिए कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए। बेसिकली वही थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है उनके पास कम होती है, तो अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी उन्हें दे देंगे तो उनकी थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसे हम ग्राफिकली आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया है तो। यहाँ तक डेफिनेशन समझ में आ गई है, तो मैं एक फॉर्मूला भी लिख सकती हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू द एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड और थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख देती हूँ ई ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डायरेक्टली एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट सम अप पॉइंट जो आप लिख लीजिए थ्रू आउट दिस डिस्कशन, आपको वो और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ दैट लो एक्टिवेशन एनर्जी अगर है, क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी डायरेक्टली लिखा है मैंने, तो रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी है तो जो रिएक्शन है वो स्लो हो। अब भाई ऐसा क्यों हो रहा है पहले वो समझ लेते हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो है, ध्यान से समझिए इसको। मैं फिर से एक और एग्जांपल ले लेती हूँ आप लोगों से रिलेटेड, जैसे कि कोई एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट का किसी एक टॉपिक का क्लास टेस्ट था और उसके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे मान लीजिए 20 मार्क्स का पेपर था, टेस्ट था आपका, और जो मैंने मिनिमम पासिंग मार्क्स थे वो रख दिए, बहुत हाई कर दिए, 15 कर दिए, ठीक है। ध्यान से समझिए, अब 15 तो हाई है, 20 में से अगर मैं पास होने के लिए बोल रही हूँ कि आपको 15 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तो कितने बच्चे होंगे जो 15 मार्क्स तक ले आएंगे? वो कम बच्चे होंगे ना, सबके 15 मार्क्स थोड़ी ना आएंगे 20 में से।
पर ध्यान से समझिए कि अगर मैंने इसी में से जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो रख दिया 7 जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ज्यादा बच्चे पास होंगे ना जब मैंने क्या कर दिया, पासिंग मार्क्स की वैल्यू कम कर दी है। लेकिन जब पासिंग मार्क्स की वैल्यू बढ़ा दी तो ज्यादा बच्चे पास नहीं होने वाले हैं, निपट जाएंगे पीछे से, है ना। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। ऐसे ही आप समझिए एक्टिवेशन एनर्जी की कहानी। अगर मैंने एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मैं बोल रही हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी मुझे कम देनी पड़ रही है, मतलब क्या है, ऑलरेडी एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है मतलब इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो रहे होंगे। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसमें लिख लीजिए। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट हो पाएंगे किसमें, रिएक्शन से प्रोडक्ट में, और इसीलिए वो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। वेरेज इस केस में वो स्लो होगी। आगे हम इसे और एग्जांपल्स देख रहे हैं, उसके थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं इसे रिलेट करते हुए, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। एक चीज समझिए, जब भी कोई रिएक्शन होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2 combined with I2 to give 2HI गैस, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो H2 अभी इस तरीके से कनेक्टेड है, प्लस ये I2 कनेक्टेड है, ये 2I है कनेक्टेड। अब जब ये कंबाइन हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, अभी तो अलग अलग थे रिएक्टेंट स्पीसीज, ये एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं तो कंबाइन होंगे। जब ये एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो क्या होगा, H2 के अपने ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे और इन दोनों के बॉन्ड्स क्रिएट भी तो होंगे। तो सारी जो कंडीशंस हैं, सारी जो प्रोसेस है वो ऑल टुगेदर वर्क करती है। किस तरीके से, देखिए मैं बोल रही हूँ कि इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं तो मैं इसे डॉट लाइन से शो कर देती हूँ, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और ऐसे ही किसके, आयोडीन के बॉन्ड्स भी ब्रेक हो रहे हैं तो डॉट से शो कर दिया। साथ में इस HI के बॉन्ड्स जो है वो बन भी तो रहे हैं, है ना। तो ये जो स्टेट है, ऐसी एक स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट। जब भी कंडीशन होती है, एक तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए भी क्योंकि ये बहुत हाई ऑन एनर्जी होता है। यहाँ पर एनर्जी कैसी होती है, एनर्जी इस केस में जब क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए, जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। हम क्या जानते हैं, जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की मे बी अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और अ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, इन जनरल जब इनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है तो ये अनस्टेबल होते हैं। हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी जितनी लो है वो उतना स्टेबल है, जितनी एनर्जी हाई है वो उतना अनस्टेबल है, हम बोलते हैं ना इस तरीके से। तो अगर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स के टाइम पे इसकी एनर्जी बहुत हाई है तो ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत जल्दी से इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, फिर बनते हैं और एज अ रिजल्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट में, जिसमें क्या हो जाएगा, HI और HI के हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए, ये रहा एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल, यही तो हमारा था। तो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स स्टेट समझ में आई। इस केस में ये पॉइंट याद रखना है कि एनर्जी बहुत हाई होती है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज कर देंगे। इस तरीके से हमने ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट है इसको कंबाइन कर एक ग्राफिकल स्टडी करेंगे, जिसमें हम ऑलरेडी समझेंगे इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफिकली कैसे समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। वो ग्राफ इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोग्रेस ऑफ ए रिएक्शन पढ़ेंगे, गिवन कंडीशन के लिए करते हैं। हमने एक रिएक्शन ली जस्ट फॉर एग्जांपल वेयर A plus B2 combines to form AB plus B, ठीक है। इस तरीके से एक रिएक्शन ले लिया हमने स्टैंडर्ड। इस रिएक्शन के लिए ग्राफ के थ्रू हम शो करेंगे कि प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन कैसे बढ़ती है और इसमें जो भी फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, क्या डिस्कशन हुआ था हमारा, कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसा तो नहीं है कि इनिशियली उनमें कोई क्या नहीं होती, एनर्जी नहीं होती है। हमने पढ़ा था कि हम कुछ तो पढ़ के जाते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं। तो वैसे भी जब ये रिएक्टेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो वो कुछ एनर्जी लेके तो निकलेंगे।
सो दे हैव सम लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम जो ग्राफ बना रहे हैं ये बना रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस मतलब कैसे चेंज हो रहा है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। इनिशियली अगर ये पॉइंट हमारा 0 होता है तो यहाँ पर जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, ये चीज समझना जरूरी है। ये सब क्या है, रिएक्टेंट्स है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा किसके वर्सेस, ये हमारा यहाँ पर जो प्लॉट है यहाँ पर हम एनर्जी शो करेंगे, डिफरेंट एनर्जी। तो y एक्सिस पे हमने एनर्जी शो कर दी। अब 1 बाय 1 समझिए। अगर मान के चलिए कि मैं बोल रही हूँ कि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो कुछ तो होती है और हमने माना वो कुछ इतनी है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सबको मैं डॉट लाइन से शो कर रही हूँ, तो कुछ इतनी है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एक और पॉइंट है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। दैट एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, नॉट एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एक एनर्जी होती है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, जिसको मैं ईटी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट इज व्हाट, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी तो है, ये तो जनरल ये सारे रिएक्टेंट्स, बट इनके पास इतनी एनर्जी तो है। अगर उन्हें थ्रेशहोल्ड एनर्जी मिल जाए तो वो रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने आपको जब इनिशियली डिस्कशन किया था और अभी बताया था कि हमें किसी भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को बर्न करना है तो हम क्या देते हैं, थोड़ी सी फायर देते हैं और वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो दैट फायर इज एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, आपको बस थोड़ी सी एनर्जी देना है और जैसे ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहाँ पर पहुंचेंगे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के लेवल पर पहुंचेंगे, वो अपना प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना शुरू कर देंगे। So this minimum amount of energy which should be given to the reactant so as to reach the energy that is equal to threshold energy is known as activation energy. तो ये पूरा कितना हो गया, this is what, this is nothing but activation energy, activation energy। ठीक है, यही एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली हमारा किसी भी गिवन रिएक्शन का एनर्जी बैरियर होता है। क्या है ये, एनर्जी बैरियर। अगर किसी भी गिवन रिएक्शन ने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया है तो वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी पर पहुंच जाएगा, वहां से वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगी। और एक चीज याद रखिए, अच्छा हमने कौन से रिएक्टेंट्स लिए हैं, A+B2 लिया है, क्लियर है ना। ये रिएक्टेंट्स हम एक स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये कंबाइन, इनको अगर इतनी एनर्जी मिली थ्रेशहोल्ड एनर्जी, अच्छा जब इन्हें थ्रेशहोल्ड एनर्जी मिलेगी ना तभी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, दिस इज व्हाट आवर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब उन्हें हायर एनर्जी मिलेगी, तभी मैंने कहा था ना हायर एनर्जी होती है एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की, वो ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी हाई होती है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको कर्व के फॉर्म में शो करूं तो ये हमारे रिएक्टेंट्स ने क्या किया, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ले ली है, कितनी, EA जो हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिली, और हमारी रिएक्टेंट्स की एनर्जी थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई है। वहां पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, जो अपनी हायर एनर्जी से रिलीज करते जा रहा है। मैंने कहा था ना, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएंगे तो जनरली जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, हम जनरल केस ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो लोअर होती है किससे, रिएक्टेंट से। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करते हुए जाएगा। अब ये एनर्जी ले लिए, अब ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज। और हमें कुछ इस पॉइंट पे, मान लीजिए कि मैं एनर्जी यहाँ पर दिखा रही हूँ किसकी, प्रोडक्ट की, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज EP। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनर्जी EP। ठीक है, EP मतलब प्रोडक्ट्स, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, AB+B। समझ में आया। सो दिस इज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू, थ्रेशहोल्ड एनर्जी और बाकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के थ्रू हमने समझ लिया। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इनिशियली समझने के लिए कि जो भी रिएक्शन होती है उसमें एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो हाई ऑन एनर्जी होते हैं। वंस दे आर क्रिएटेड, वो एनर्जी रिलीज करते हुए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ये एनर्जी ग्राफ है ना, इसमें रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। तो ये जो चेंज इन एनर्जी है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हम कैसे शो करेंगे, डेल्टा H से।
ठीक है, दिस इज डेल्टा एच। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो आप निकाल सकते हैं अगर आपको दिया हुआ है तो। ये ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। तो ये हमने एक जनरल रिएक्शन के लिए समझा है अभी, ये भी हमने जनरल रिएक्शन जो ली थी जिसके बेसिस पे हमने इसे कंप्लीट कर। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे इसे अच्छे से समझकर हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे ROR फॉर अ गिवन रिएक्शन चेंज हो रहा है। ध्यान से समझिए, मैं कुछ एग्जांपल ले रही हूँ जो सिमिलर होंगे, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO हाफ O2 गैसियस फेज में कन्वर्ट होकर NO2 बनेगा O2, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लिया हमने, अगेन कंबाइंस विथ हाफ O2 टू फॉर्म CO2। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन होती है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो। वाई? दोनों सेम दिख रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन फास्ट क्यों है, क्यों स्लो है, हम समझ सकते हैं। फास्ट और स्लो किससे रिलेट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और हमें ये समझने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके। ध्यान से समझिए कि इसमें रिएक्शन फास्ट हो रही है, मैंने आपको बताया था अगर रिएक्शन फास्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी, यहाँ इस केस के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये तो क्लियर है ना, एक्टिवेशन एनर्जी इसके लिए कैसी होगी, लो होगी। अब मैं इस ग्राफ को हेल्प करके बता रही हूँ आपको। ग्राफ अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो पॉज करके कर लीजिए क्योंकि मैं इसको ओवर ड्रॉ करने वाली हूँ। अगर मैं बोल रही हूँ NO2 के लिए बात मान लीजिए, बाकी सारी कंडीशन हटा देना, हाँ सिर्फ मतलब ABC आप हटा दीजिए। NO2 के केस में समझिए, हम बोल रहे हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी तभी रिएक्शन फास्ट होगी। एक्टिवेशन एनर्जी लो का मतलब है कि इस रिएक्शन के लिए तो इतनी थी, मान लो एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है, तो ये जो हम बनने वाला है, ये जो हम क्रिएट होने वाला है, ये इतना सा है। रिएक्टेंट्स इतनी जल्दी इतनी सी एनर्जी लेंगे और जल्दी से कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन तो जल्दी ही होगी ना। इसी से कंपेयर कर लीजिए, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हाई है, तो टाइम लगेगा उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को एनर्जी लेंगे, कोलिजन करेंगे, कन्वर्ट होंगे। समझ रहे हैं आप? इस केस में हुआ होगा, इसमें क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी स्लो है, सॉरी रिएक्शन कैसी है, स्लो है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हुई होगी, हाई होगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है, जो इफेक्टिव कोलिजन है उनको होने में, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी गेन करने में टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? इस ग्राफ से तो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर एक्टिवेशन एनर्जी लो शो हो रही है, कैसी है, लो है, तो क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, हमें दिख रही है, हम स्लो डाउन बन रहा है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे वो। अगर रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कैसी है, हाई है, तो टाइम लगेगा ना, दिख ही रहा है हमें ऑलरेडी। तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल क्या प्रेडिक्ट करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए। तो हमने कितनी सारी चीजें पढ़ ली हैं कोलिजन थ्योरी, जब से हमने स्टार्ट करी हम बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल कंसेप्ट समझते ही जा रहे हैं, अभी और भी कुछ कंसेप्ट बाकी हैं। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा इन दीज टू एग्जाम्पल्स ऑल्सो कि इनमें क्या चेंज हो रहा है, क्यों ये रिएक्शन फास्ट है और क्यों है स्लो। मैंने डायरेक्टली आपको रीजन समझा दिए इसी ग्राफ को यूज कर। अभी हमने जो ग्राफ डिस्कस किया था वो हमने एक जनरल रिएक्शन के लिए किया था, जिसमें रिएक्टेंट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कंसीडर अ डिफरेंट रिएक्शन जिसमें A+B रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन बोथ द डायरेक्शन, और ये COD में कन्वर्ट होते हैं, है ना। अगर रिवर्सिबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ये इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, इस टाइप की रिएक्शन है अगर, तो उस केस में ग्राफ्स कैसे हम बनाएंगे, बाय यूजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। अगेन वही होगा सेम, ध्यान से देखिएगा क्या था यहाँ पर, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पर हम किसके लिए ले रहे हैं, एनर्जी की बात करेंगे। हम दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए। अगेन सेम, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन होगा इस केस में। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या शो किया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स कैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, और ये एनर्जी प्लॉट हमें बताएगा वाई एक्सिस पर। अब 1 by 1 करते हैं, ये तो क्लियर है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, अब हम एंथैल्पी के केस में बात करेंगे। मान के चलिए यहाँ पर तो पता है ना दोनों पॉइंट पे,
t0 पर, टाइम 0 पर या इनिशियली जो टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो कुछ यहाँ पर है ना। और हमने वो डिस्कस किया था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होती है। तो इस केस में, फर्स्ट केस में देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया कि ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज व्हाट, एंथैल्पी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज फॉर रिएक्टेंट। दिस इज द लाइन या एनर्जी प्लॉट किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट के लिए। अब एक चीज तो आपको हर केस में शो करनी है, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है ईटी रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर है। बाकी हम अब एंथैल्पी के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गई एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हमको पता है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट्स तो जो जनरली होते हैं वो क्या करना चाहते हैं, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये ई ऑफ ई जो है वो इसे कहाँ ले जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोडक्ट साइड। सो दिस इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। नाउ अब ये जो रिएक्टेंट्स है ये कन्वर्ट हुए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड दिस इज द एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस प्लॉट को आगे ड्रॉ करूं तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कैसी हो गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। जो रिएक्टेंट्स की टेंडेंसी होती है फॉरवर्ड की, तो प्रोडक्ट की टेंडेंसी क्या होगी, वो बैकवर्ड करेंगे। अगर उनकी एनर्जीज हाई होंगी तो यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं, बैकवर्ड, ठीक है। सो ये फॉरवर्ड हो गया, ये बैकवर्ड हो गया, क्लियर है यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए कि इसकी एनर्जी आपको कैसे दिख रही है, हम इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। ये एनर्जी है, ये तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी कैसी, हाई है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ध्यान से समझिए कि इनिशियली अगर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की जो एंथैल्पी है वो हाई है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो इनकी एंथैल्पी को वो एक कम हो गई, तो बाकी की एंथैल्पी कहाँ गई, बीच वाली, ठीक है। तो रिलीज हो गई होगी, हम मान के चलते हैं। अगर हम एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच से डिनोट करें और हम बोल रहे हैं क्योंकि एंथैल्पी क्या थी, पहले ज्यादा थी, प्रोडक्ट बना तो कम हो गई, तो वो कहाँ चली गई, रिलीज हो गई होगी। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ से एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये कौन सी रिएक्शन के लिए हमने ग्राफ बनाया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी होती हैं, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ ट्रैवल करती है। इस केस में क्या है, हायर एनर्जी रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ट्रैवल करेगी, क्योंकि यहाँ पर एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। एक चीज डायरेक्शन समझने से पहले समझिए, हर बार जो पाथवे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए फॉलो करते हैं, सेम पाथवे प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होने के लिए फॉलो करते हैं, ठीक है। बीच में वो हमने जो पढ़ा था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो भी बनता है, बस क्या हो जाता है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जीज में चेंज होता है। बाकी जो पाथवे है, तरीका है, वो सेम होगा। आई शुड से मैकेनिज्म विल बी द सेम व्हेन जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट जब कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में, क्योंकि हम रिवर्सिबल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो तरीका सेम होगा, डिफरेंस सिर्फ एनर्जीज में आ रहा है। इसीलिए कोई रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड होती है, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड हो जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। समझ में आया डेल्टा एच नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एच आर, ये है हमारा डेल्टा एच, दिस इज द चेंज, ठीक है। ये जो चेंज है डेल्टा एच बिटवीन द एनर्जीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो नेगेटिव आया है क्योंकि पहले ज्यादा एनर्जी थी बट प्रोडक्ट बना तो कम रह गई, तो बाकी की एनर्जी रिलीज हो गई होगी। तो हम बोल रहे हैं कि वो एनर्जी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये प्लॉट आपको समझ में आया तो हम इसके जस्ट अपोजिट प्लॉट बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम किसके अब क्या शो करेंगे कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट हाई है। क्या शो करेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है तो मैं यहाँ पर शो करूंगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। सेम बाकी सारा प्लॉट सेम है कि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी का अमाउंट ये है एंड दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये अगेन क्या होगा, फॉरवर्ड, ये क्या होगा, बैकवर्ड, ठीक है। अगेन ये एक्टिवेशन एनर्जीज हो गई हैं। अब
जो चेंज है ध्यान से देखिए, डेल्टा एच, दिस इज डेल्टा एच। अब क्या है यहाँ पर देखिए, इस एनर्जी लेवल को देखिए, रिएक्टेंट की एंथैल्पी जो है वो कम है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है। अब प्रोडक्ट क्या करना चाहेगा, इस केस में हमेशा याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला था रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। यहाँ पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, तो रिएक्टेंस हमेशा ऐसी रिएक्शन, पहले तो समझ में आ गया, ऑलरेडी ये डेल्टा एच नेगेटिव था, तो यहाँ पर डेल्टा एच कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अगेन पॉजिटिव, हमने यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव कैसे किया था, इसकी एनर्जी लार्जर थी, प्रोडक्ट की कम थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी कहाँ पर आई, हमें एनर्जी दी होगी, अगर एनर्जी देते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है, हाई आती है, प्लस आती है ऑफकोर्स। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। और अब इसका डायरेक्शन की अगर बात करें, हम किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हम वो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, मैंने आपसे बोला कि जो पाथवे होगा वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की डायरेक्शन में होगा। अब हायर एनर्जी अब किसके पास है, प्रोडक्ट्स के पास है, तो प्रोडक्ट के पास अगर जब हायर एनर्जी है तो जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का पाथवे फॉलो करेंगे इस टाइप के रिएक्शन सारे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्योंकि एनर्जी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का पाथवे और मैकेनिज्म जो है वो फॉलो होगा। बाकी दोनों ग्राफ सेम है, आप इसको कर्व्स के थ्रू भी शो कर, तो अगर हमने कर्व ड्रॉ किया, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये इसका कर्व हो गया कंप्लीट, इसके लिए भी कर लेते हैं, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, ये थोड़ा बेंड होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप इसे सही से करिए, लाइक दिस। सो दिस इज इट। यहाँ से आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन समझ में आ रही है, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। इस केस में हम एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, दैट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड reaction is less than the activation energy of backward reaction। इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये कम है। अगर इसमें एक्टिवेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन की, हमने क्या बोला, जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां रिएक्शन नहीं जाएगी, जहां एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पर एनर्जी कम है, इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और वो रिएक्शन किस टाइप की होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और ये डेल्टा एच निकालने का फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, डेल्टा एच वुड बी एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी आप इस तरीके से कंक्लूजन फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ से जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एज ए रिजल्ट क्या होगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, यहां से हमें यही ऑब्जर्वेशन निकालना था। सेम इसमें भी आप लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल्स टू ई ऑफ फॉरवर्ड माइनस ई ऑफ बैकवर्ड। और क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन की बात चल रही है, एंडोथर्मिक, तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, डेल्टा एच कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप इस तरीके से यहाँ से ऑब्जर्वेशन में निकाल सकते हैं कि वैल्यू किसकी ज्यादा है, एनर्जी की, फॉरवर्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। सेम यहाँ पर भी हमने लिख लिया। तो ये दोनों अलग कंडीशंस हैं। इससे पहले जो हमने ग्राफ किया था वो सिर्फ किसी यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन के लिए था। ये दोनों साइड में रिएक्शन अगर ट्रैवल कर रही है तो कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, एंडोथर्मिक इधर डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड में क्यों, क्योंकि बैकवर्ड साइड में एनर्जी कम है, रिएक्शंस उधर जाने की कोशिश करेंगी जहां पर एनर्जी कम है। ये बार बार बोल रही हूँ मैं,
एनर्जी कम होती है तो कॉम्प्लेक्स भी स्टेबल होता है, एनर्जी कम है तो रिएक्शन उसी कम वाली डायरेक्शन में travel करेगी. So here we end this video. I hope you got the concept whatever we have discussed. If you are getting benefited from our videos, then definitely like, share, subscribe. Also press the bell icon for more notifications from our side. Thanks a lot for watching this video.